हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, सुबह एडुकेशन क्लासेस के इस स्पेशल सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो शैक्षणिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है, आम लोगों से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि दोस्तों भारत में जो लोकतंत्र में चुनाव होता है एक मेले की तरह होता है और भारत की लोकतंत्र कितनी गहरी है, आप है जो इसका अंदाज़ा है जो लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव की। 2029 में उम्मीद किया जा रहा है दोस्तों कि एक देश एक चुनाव जो करवाए जाने की है जो संभावना है। विधि आयोग ने भी है जो अपने स्तर से इस पे जो काम करना शुरू किया है, कमिटी गठित हुई थी, उसने भी है जो करीब-करीब है जो 36-37 बैठकें की है। तो कुछ जो आउटकम निकल के आ रहा है, उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है? क्यों ज़रूरी है? क्या इसके नेगेटिव है? क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है? इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का मेरा पॉइंट है एक देश एक चुनाव। इसी बीच दोस्तों आज का जो कुछ इम्पोर्टेंट आज का दिन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज का दिन क्या है? 29 फरवरी। दोस्तों लीप ईयर वर्ष है, आप जानते हैं लीप ईयर है। इसकी भी इतिहास के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले है कि आज कौन-कौन सा दिवस है उस पे बात करेंगे दोस्तों। आज है दोस्तों मोरारजी देसाई जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, उनका है जो जन्मदिन है दोस्तों, मोरारजी देसाई। दूसरा अगर बात करें दोस्तों कि पहली महिला अश्वेत जिनको ऑस्कर मिला था, आज ही के दिन है जो मिला था दोस्तों, ये भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली महिला अश्वेत ऑस्कर विजेता। आप इनका नाम है जो बताइएगा कौन है जो अमेरिका के हैं, अब बताइए नाम। ऑस्कर विजेता अश्वेत थी, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी अगर बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय दुर्लभ दिवस जो दोस्तों डब्ल्यूएचओ के मानक में कहा जाता है कि 1000 में एक व्यक्ति से भी कम की है जो बीमारी होती है, वो भी है जो दोस्तों आज ही के दिन है जो उसको है जो मनाया जाता है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस। अभी कुछ दिन पहले दंगल फ़िल्म आई थी दोस्तों, उसमें है जो एक अभिनेत्री जो फोगाट की है जो बचपन की रोल की थी, उनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो उस पे भी एक आर्टिकल आया हुआ था, उसको भी है जो दोस्तों है जो हमने है जो लेने का प्रयास किया है। तो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस, पहली महिला ऑस्कर अश्वेत विजेता और मोरारजी देसाई जो प्रथम गैर कांग्रेसी जो पीएम थे, उनका भी है जो जन्मदिन है दोस्तों, तो बहुत यूनिक दिन है आज। दूसरा चीज़ की अगर बात करें दोस्तों, मोरारजी देसाई गोधरा के डिप्टी कलेक्टर भी रहे थे और जब 1951-52 में चुनाव हुआ था, तो उस समय जानते हैं कि जो कांग्रेस में मात्र जो बुजुर्ग नेता के रूप में अगर जाने जाते हैं, जैसे अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते थे, तो मोरारजी देसाई थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति बन चुके थे। फिर अगर महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी और तीसरी अगर बात करें दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई थी। तो कुछ इस पॉइंट पे है जो हम आपको है जो ओवरव्यू कराने का है जो प्रयास किए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव। दोस्तों चुनाव का जो बेसिक मतलब होता है, चुनाव जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? स्वतंत्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सुंदरता भी है जो दोस्तों उसमें होनी चाहिए। लोकतंत्र में है दोस्तों एक पर्व है, तो एक सुंदर रूप में भी है जो अपने है जो चुनाव को है जो देखते हैं दोस्तों। निष्पक्ष होना चाहिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, तो निश्चित रूप से दोस्तों है जो चुनाव में जो बेसिक चीज़ें जो होती है, ये चीज़ है जो उसकी श्रृंगार है दोस्तों। जिस प्रकार से महिला श्रृंगार करती है, उस प्रकार चुनाव का भी है जो कहीं न कहीं है जो श्रृंगार है जो स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इस प्रकार के जो श्रृंगार है जो चुनाव में होती है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक देश एक चुनाव का जो प्रभाव है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी आधारशिला है जो रखती है दोस्तों। आप जानते हैं कि लोकतंत्र का जब निर्माण होता है, तो इस इन्हीं सब श्रृंगार के माध्यम से जो लोकतंत्र का है जो निर्माण है जो होता है। चलिए हम इस पे है जो आगे है जो चर्चा करेंगे दोस्तों। ये है जो दोस्तों कमिटी बनी थी, जो 8 सदस्यीय कमिटी है का गठन किया गया था, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 8 सदस्यीय है जो कमिटी बनी थी, सदस्यीय कमिटी का है जो गठन किया गया था। उस कमिटी में कौन-कौन थे? कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं दोस्तों। तो ये है जो अध्यक्ष थे इस कमिटी के, रामनाथ कोविंद साहब। आप जानते हैं इनके बारे में कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और बिहार के गवर्नर भी रहे हैं, याद कीजिएगा।
दूसरे अमित शाह जो गृह मंत्री है दोस्तों। ये अधीर रंजन चौधरी है जो बंगाल से आते हैं, विपक्ष के नेता है दोस्तों। गुलाम नबी आजाद साहब पहले कांग्रेस में थे, अब है जो इन्होंने कश्मीर में अलग पार्टी है जो इन्होंने बना ली है, एक्स राज्यसभा एमपी। चौथा सुभाष कश्यप साहब हैं, एक्स लोकसभा सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं दोस्तों। हरीश साल्वे, इनका नाम तो आप जानते होंगे, ये अपने व्यक्तिगत कारणों से भी है जो चर्चा में रहते हैं और देश के जाने माने वकील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुलभूषण यादव का नाम है जो जरूर सुना होगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन्होंने 1 रुपया है जो फीस लिए थे। 1 रुपया का है जो इन्होंने क्या लिया था, फीस लिया था, जब है जो पाकिस्तान की जेल में उनको है जो फांसी की सजा दी गई थी। उस समय सुषमा स्वराज जी है जो विदेश मंत्री थे। सुषमा स्वराज जी अब नहीं रही, वो है जो विदेश मंत्री थे दोस्तों। और यही हरीश साल्वे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में है जो अपनी है जो वकीली के माध्यम से है जो वहाँ जीत कर आए थे और निश्चित रूप से है जो भारत का है जो नाम है जो रोशन किए थे। आगे है जी तो फॉर्मर सीवीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो चेयरमैन रहे संजय कोठारी साहब हैं, और है जो एनके सिंह जो एक्स चेयरमैन है 50 फाइनेंस कमीशन के, जो है जो दोस्तों बिहार से आते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने है जो दोस्तों ये है जो 8 जो है कमेटी के है जो मेंबर थे। इन्होंने अपना बहुत सारे बैठकें की, बहुत सारी पार्टियों से है जो बैठक की। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि 2029 में है जो एक देश एक चुनाव है जो लागू होने की पूरी है जो संभावना है जो जताई जा रही है। तो ये 8 मेंबर के बारे में हमने बताया। इनके पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन है जो एक ओवरव्यू है जो हम देने का है जो प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम जरूर याद रखिएगा, इसका क्या विचार था इस पर चर्चा करेंगे। नया विचार नहीं है एक राष्ट्र एक चुनाव, पहले भी है जो इस तरह के विचार आ चुके हैं, इस पर जो थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। 1950 में जब संविधान अपनाया गया, इसके बाद 1951 से 1967 तक है जो 1951 से लेके 1967 तक एक साथ है जो चुनाव करवाए गए। एक साथ है जो चुनाव करवाए गए, क्योंकि सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जैसे जैसे आगे बढ़ता है दोस्तों, बहुत जगह सरकार गिर जाती है, अल्पमत में आ जाती है। उसके बाद है जो वहाँ से टेनूर है जो चेंज हो गया, अपने अपने कार्यकाल बीच में ही है जो उन्होंने है जो कहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, कहीं है जो अल्पमत में आ गई। तो इसके कारण है जो 67 के बाद है जो एक देश एक चुनाव का कंसेप्ट है जो खत्म हो जाता है। उसके बाद हर 5 वर्ष पर लोकसभा, राज्यसभा का, विधानसभा का चुनाव एक साथ हुए। मतदाताओं ने 1952, 57, 62 और 67 में केंद्र और राज्य सरकार चुनने के लिए एक साथ है जो मत दिया, जो मैंने है जो यहाँ पर है जो बताया है। क्यों बंद हुआ एक साथ चुनाव, इसके भी कारण है दोस्तों कि 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभा को भंग किए जाने के बाद इस प्रक्रिया के पूरी तरह से जब बंद कर दिया गया। 1968 और 69 केरल को याद होगा दोस्तों, केरल में सबसे पहले जो संकट आया था, उसके बाद है जो ये प्रक्रिया है जो बंद हो गई, जो एक देश एक साथ चुनाव होने की प्रक्रिया है जो बंद हो गई। फिर है जो कब है जो ये भावना कब जगी कि इस तरह के जो चुनाव करवाए जाए, तो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो सुझाव जो दिया गया, चुनाव आयोग ने 1983 में सालाना रिपोर्ट में लोकसभा राज्यसभा चुनाव कराने का है जो सुझाव दिया। और 1999 में है जो जस्टिस रेड्डी कमेटी ने है जो दोस्तों इसकी है जो विधि आयोग के सदस्य थे, चेयरमैन थे, उन्होंने है जो कहा कि हाँ ये प्रक्रिया है जो होना चाहिए। इससे जो बहुत सारी जो कमियां आ रही थी, राजनीति में अपराधीकरण का दौर है जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, फिर है जो खर्च भी बढ़ते जा रहे थे, विकास की कार्यों में है जो कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही थी, आर्थिक नियोजन में प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो इसके रोकने के लिए है जो दोस्तों एक साथ एक चुनाव कराने का है जो प्रावधान है जो 1999 के है जो विधि आयोग की रिपोर्ट में है जो सबसे पहले जो प्रकाशित है जो की गई। आगे बढ़िए। और जब मोदी सरकार जब आए 2014 में, तो इसको अगवानी की है मोदी सरकार जी ने 2014 में है जो भाजपा की सरकार बनने के बाद इसको है जो थोड़ा बल मिला। और बल मिलने के बाद है जो 2018 में विधि आयोग ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए विचार के समर्थन का मसौदा रिपोर्ट तैयार किया और कहा कि हम है जो इस पे है जो विचार करेंगे। और सितंबर 2023 में है जो रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में एक समिति का है जो गठन किया गया। कब? सितंबर 2023। जो हमने पीछे 8 सदस्यीय कमेटी पढ़ा है दोस्तों, उसमें सितंबर 2023 में कमेटी का गठित हुआ। लेकिन उसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ कि उसमें जो विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब है, वो है जो अपना नाम है जो वापस ले ली। अब एक कन्फर्म जब तक है जो जब घोषणा हुई उसके कुछ दिन के बाद कहे कि हम है जो इसमें है जो इस सदस्य में है जो हम अपनी है जो भागीदारी नहीं करेंगे। तो
सदस्य 7 सदस्य ही काम कर रहा है, लेकिन नाम जो है सदस्य जो है 8 सदस्य के बारे में है जो कहा जाता है। तो सितंबर 2023 में है जो इस समिति का है जो गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, करीब-करीब पिछले 8 महीना का है जो आपको हम समरी बता रहे हैं। ये एक जगह से लिया हुआ नहीं है, बहुत सारे जगह से है जो उसको जो कलेक्ट किए हैं और आपको बताने का प्रयास किए हैं। एक दिन का नहीं है ये। ये है जो ध्यान रखिएगा। यही इस चैनल की खासियत है कि आपको है जो डेप्थ में है जो किसी भी चीज़ की जो पढ़ाई जो पर होती है। चलिए मई जून 2029 में हो सकते हैं एक साथ चुनाव। अभी है जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा और 19वीं लोकसभा के चुनाव में उम्मीद है कि दोस्तों अभी 17वीं लोकसभा का है जो टेन्योर खत्म हो गया अभी कुछ दिन पहले, 18वीं का है जो अभी चुनाव होने वाला है और 19वीं लोकसभा जो होगी दोस्तों उसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे। एक तो पहला एक साथ चुनाव होने की बात का जरिया, दूसरा जो नारी बंधन जो शक्ति अधिनियम जो लागू किया गया है, जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है, वो है जो 2029 में है जो परिसीमन के बाद है जो लागू किया जा सकता है। परिसीमन कब होगा? 2026 तक है जो सीट को है जो स्थिर रखा गया है और उसके बाद परिसीमन जब हो जाएगा तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए जो नई संसद जो बनी थी उस नई संसद में जो सीटों की संख्या कितना कर दी गई थी? 888 कर दी गई थी, है ना? आप जानते हैं 888 प्लस 384 लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर है जो टोटल है जो बनाई गई थी। तो इसी आधार पर परिसीमन को 2026 में जैसे ही चेंज होगा तो ये 2 चीज़ है जो आपको देखने के लिए है जो मिल सकती है। तो 2029 में हो सकते हैं देश में एक साथ चुनाव। ये है जो दोस्तों कहा गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी कौन है दोस्तों? लॉ कमीशन के चेयरमैन है। लॉ कमीशन जो विधि आयोग है उसके चेयरमैन है ऋतु राज अवस्थी। ये सब चीज़ है जो पॉइंट याद रखिएगा, ये सब फैक्चुअल चीज़ है, आपको याद रखना है। एक साथ चुनाव कराने के नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। इसमें संविधान संशोधन होंगे, कौन कौन संविधान संशोधन होंगे इस पर भी चर्चा करेंगे और 3 चरणों में विधानसभा के कार्यकाल एक साथ करने की सिफारिश करेगा ताकि देश में पहली बार एक साथ चुनाव मई जून 2029 में 19वीं लोकसभा चुनाव के साथ हो सके, जो मैंने अभी बताया। सूत्रों ने कहा कि संविधान में नया अध्याय के साथ एक साथ चुनाव की स्थिरता और लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए समान मतदाता सूची, एकल सूची बनाने की है जो बात की गई है। क्या है? एकल सूची। एकल सूची क्या होता है? इसमें हमारे क्या है, लोकसभा है, विधानसभा है और पंचायतें हैं। तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। लेकिन पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो वहाँ भी है जो संशोधन करने की जरूरत है। बाकी दोनों है जो संवैधानिक आयोग है, लेकिन वहाँ भी संशोधन है जो करने का है जो प्रावधान है जो किया जा सकता है ताकि त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ एक ही बार में हो सके, जिसे नए अध्याय सिफारिश की जा सके। विधानसभा कार्यकाल से संबंधित संविधान के अन्य प्रावधानों को खत्म करने की शक्ति है जो प्रावधान में किए जाएंगे। जो भी जो अड़चने आ रही है उसको है जो संविधान संशोधन करके हटाया जाएगा और नए चीज को है जो उसमें जोड़ा जाएगा। 5 वर्ष की अवधि में विधानसभा के कार्यकाल को सीमित किया जाएगा। उसके 3 चरण होंगे। आयोग सिफारिश करेगा कि पहला चरण उन विधानसभा के लिए हो जिनका कार्यकाल 3 या 6 महीने से कम करना हो। यहाँ कंडीशंस दिया है कि पहला उनको रखा जाएगा जो 3 विधानसभा के चुनाव कराने की जो बात की गई, जिनका कार्यकाल 3 या 6 महीने से कम हो। यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है, त्रिशंकु विधानसभा बनती है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को एकता सरकार, यूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं कि आप इजराइल में भी देख रहे हैं किसी की बहुमत नहीं थी तो सब मिलजुल कर है जो सरकार बनाए, उसको बोलते हैं यूनिटी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? यूनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। उसमें है जो मिली जुली है जो सरकार है जो बनाएगा, उसको कहते हैं एकता सरकार के गठन की सिफारिश करेगा। और अगर एकता सरकार का सिद्धांत काम नहीं करता है तो विधि आयोग सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की जो सिफारिश करेगा। एकदम तोड़ के पढ़िए, हर चीज को है जो तोड़ के पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यह है जो हमने बताने का है जो प्रयास किया। ये तो जान ही रहे जो रामनाथ गोविंद समिति है उस पर जो काम कर रही है, उस पर है जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बता दिया वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब है जी क्या खर्चा हुआ है। 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 1952 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों, तो 10 है जो 11 करोड़ रुपया के आसपास है जो खर्च हुए थे। इसलिए खर्च हुए थे पहले में ज़्यादा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। तो उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, बहुत ज़्यादा 484 सीटें भी थी, तो निश्चित रूप से उसके लिए है जो खर्च है जो ज़्यादा है जो बढ़ा। तो 11 करोड़ रुपये है जो 1952 के चुनाव में खर्च हुआ था। और 2014 में अगर बताया दोस्तों तो 3870.34 करोड़ है जो खर्च हुआ था। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट.इन से है जो डेटा को उठाया गया है। और दूसरी चीज़ है कि 2019 के चुनाव में
एक एडीआर है, उन्होंने है जो अपना रिपोर्ट्स में बताया था कि 2019 में टोटल पार्टी के द्वारा खर्च किया गया है 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ है जो ये है जो 2019 के जो लोकसभा चुनाव में खर्च किया गया है। इतनी बड़ी रकम है, आप है जो अंदाजा है जो लगा सकते हैं। यही है दोस्तों कि कब कब चुनाव हुआ, कितना खर्च हुआ, आप है जो इसको जानकारी है जो आपको रहना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो एक देश एक चुनाव की समिति क्या क्या काम कर सकती है उस पर है जो थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए, पहला है कि संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों को चुनाव साथ कराने की संभावना को तलाशना। ये है जो उनका काम है, जो कमेटी का काम है, उन उस पर बात कर रहे हैं। इसके लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो है, आरपीए अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट जो है, वो है जो दोस्तों उसमें है वे जांच, उसकी सिफारिश करना। अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करना। उसमें है जो विशेष, जब है जो संविधान संशोधन होंगे तो विशेष बहुमत से है जो करना पड़ेगा, दोनों सदनों के 2/3 और प्लस राज्यों के आधा से है जो पारित करवाना जरूरी होगा। ये सब चीजें हैं जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कान खोल कर है जो सुनने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर हो जाएगा सब चीज। दूसरा है कि चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो तो दल बदल अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था दोस्तों। फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण यदि कोई स्थिति बने तो उसके समाधान तलाशना। अगर दल बदल अधिनियम हो जाए तो क्या करना है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो क्या करना है। चलिए आगे है, अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता तो ऐसे करने के लिए 3 चरणों की सीमा का सुझाव और अन्य जरूरी सिफारिश करना। जो कहा गया है कि जिनकी सीमा 6 महीना के आसपास अवधि है उसको है जो एक साथ है जो करा लेंगे, हमने पीछे पढ़ा। एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद यह चक्र न टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों को संविधान संशोधन की सिफारिश करना। यही है जो हमने बताया है ऑलरेडी। ईवीएम, वीवीपैट तथा मैन पावर सहित ये सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। यहाँ पर एक मशीन है जो 15 साल चलती है, 15 साल चलती है, और हमारे लिए अभी है जो बहुत ज़्यादा है जो इसमें है जो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है कि उतना वीवीपैट मशीन और उतना है जो आपका ईवीएम लाने के लिए है जो आपका है जो बजट भी है जो कहीं ना कहीं है जो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मशीन है जो और 15 साल में खत्म होगी, तब महंगा चुनाव तो ऑलरेडी ये भी होगा, लेकिन है जो थोड़ा सा है जो कहीं ना कहीं है जो यहाँ पर सरकार को है जो अपने स्तर पर है जो चुनाव आयोग के क्या बोलते हैं बजट को है जो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस चीज़ को है जो किया जा सके। दूसरा है दोस्तों, पंचायतों से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी का है जो बनाए जाने की है जो सिफारिश की है, जो मैंने एकल वोटर लिस्ट की मैंने बात। चलिए, और ये क्या क्या कानूनी प्रक्रिया है इस पे है जो हम थोड़ी से बात करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार को सबसे पहले एक देश एक चुनाव विधेयक को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से पारित कराना होगा। मैंने है जो बताया जो संविधान संशोधन करने के लिए है जो क्या क्या अड़चने आएंगी, तो है जो विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसमें 2 चीज होता है, 2/3 और प्लस राज्यों का 50%। चलिए, क्या है जब पक्ष में तर्क है, यह है जो महंगा चुनाव है, जो पक्ष में तर्क है वो महंगा चुनाव है। एक अनुमान के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव आयोग को 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। हालांकि वास्तविक खर्च इससे करीब 6 गुना था। जब मैंने 60,000 बताया था, वास्तविक खर्च 6 गुना है। देखिए, जो एडीआर रिपोर्ट दिया था और जिसकी पार्टियों और प्रत्याशियों के खर्च भी शामिल है। देश में एक साथ चुनाव होने के साथ धन की भी है जो बचत हो सकती है। एक साथ चुनाव होगा तो धन की बचत होगी। हम इसके दोनों काउच पे बात करेंगे। बार बार चुनाव होने से राजनेताओं का ध्यान चुनावी राजनीति जितने पर अधिक रहता है। एक साथ चुनाव होने की स्थिति में सरकार शासन और विकास के लोकहित कार्यों को अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आचार संहिता से नई योजना विकास से आने वाली बाधा है जो आवृत्ति भी है जो कम हो जाएगी। आचार संहिता नहीं लगेगा, विकास के काम है जो अपने आप है जो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन समस्या कहाँ आएगी वो आगे बताएंगे। विरोध में खर्च इसमें भी है, खर्च इसमें भी है। खर्च कैसे है कि 2019 के चुनाव में इस व्यवस्था के लिए नई ईवीएम के लिए 4500 करोड़ रुपया की दरकार होगी। कितना? और वर्ष 2024 में एक साथ चुनाव कराने के लिए पुरानी ईवीएम बदलने के लिए 1751, 2024 के लिए 1751 करोड़ और 2029 के लिए 2017 करोड़ और 2034 में 13,981 करोड़ रुपए है जो खर्च होंगे, जो हमने बताया। देखिए, डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक आप दिमाग में रखिए कि है जो ईवीएम और वीवीपैट पे है जो खर्च है जो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। बाकी है जो आप डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, डेटा कितना याद कीजिएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। चलिए, सरकार गिरी तो क्या करना होगा, इस पर भी चर्चा की है दोस्तों। 16 में से 7 लोकसभा समय से पूर्व भंग हो चुकी है। यह है जो डेटा है जो दिया गया है। राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुद्दे, अगर मान लीजिए एक साथ चुनाव होते हैं तो आप जब वोटिंग कर देते हैं तो आपकी वोटिंग राइट्स 5 साल के लिए लॉक हो जाता है।
आप उत्तराधिकार है जो किसी को दे दिए, उत्तरदायित्व किसी को दे दिए, 5 साल तक आपके पास कुछ नहीं आएगा। लेकिन बार-बार चुनाव होने से क्या होगा, कम से कम प्रत्याशी तो आएगा आपके पास। तो ये भी एक समस्या है। क्षेत्रीय मुद्दे नहीं उठेंगे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे सिर्फ उठेंगे और क्षेत्रीय विकास कहीं न कहीं जो रुक सकता है, क्षेत्रीय पार्टी का विकास है जो कहीं न कहीं रुक सकता है। अब मान लीजिए कि भारत क्या है, विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न प्रदेश का है जो कहीं न कहीं है जो संघ है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि क्षेत्रीय मुद्दे अगर दबे रह जाएँगे, तो लोकतंत्र के महत्व की भी है जो कहीं न कहीं कम होगी। सेंट्रलाइज़ एक आदमी है जो काम करेगा और बाकी है जो नीचे के लोग हैं जो उनकी है जो बात नहीं सुनी जाएगी, उनके विधायक नहीं बोले जाएँगे और दूसरी चीज़ कि निर्दलीय विधायक की संख्या जो कम हो जाएगी, पैसा नहीं रहेगा, धन बल कहीं न कहीं है जो बढ़ जाएगा। तो ये भी है जो समस्या है जो आ सकती है। हाँ, मतदान प्रतिशत है जो बढ़ने की है जो उम्मीद है। चलिए, दूसरा चीज़ है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था, उसमें उड़ीसा का चुनाव भी है जो साथ में हुआ था, लेकिन है जो गवर्नमेंट है जो वहाँ पर अलग आई। आप जानते हैं पटनायक साहब की वहाँ सरकार है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो सेंटर में है, लेकिन प्रभाव है जो ज़रूर है जो सेंटर का है जो बना रहेगा। ये चीज़ है जो हम कह सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, अभी क्या समस्या क्या है, हम चुनावी मोड में रहते हैं। हमेशा क्या रहता है, चुनावी मोड में रहते हैं। हमेशा चुनाव आते रहेगा, चुनावी मोड में रहेंगे, काम नहीं होगा। 1 साल में औसतन 5 से 7 विधानसभा चुनाव हो जाते हैं। चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने की है जो आवश्यकता आ जाती है। आप जानते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू किया गया था? 1960 के दशक से है जो दोस्तों है जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने की जो व्यवस्था है जो की गई थी। संविधान में नहीं था, इसको है जो डाला गया था। इसमें क्या होता है कि राजनीतिक दलों की आचरण है जो कम से कम है जो स्वच्छ रहे चुनाव में, इसीलिए है जो आचार संहिता को है जो लागू किया जाता है जो जो आपका सरकार की जो मशीनरी का है जो प्रयोग है जो गलत तरीके से ना हो। बार-बार चुनाव होने के कारण जाति, संप्रदाय और क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा है जो बढ़ते रहते हैं। हमेशा है जो जाति धर्म का आरपीए अधिनियम 123 के 1 में साफ-साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि आप चुनाव में है जो जाति धर्म का है जो प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आप तो जानते हैं, इस पे है जो ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप है जो इसको जानते हैं कि 123 1 में है जो कहा गया है कि आप है जो चुनाव में आप धर्म का है जो प्रयोग नहीं कर सकते। तो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है जो माना जाता है। तो दोस्तों ये मुद्दा जाति, संप्रदाय और क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो हमेशा है जो ये है जो उबाल में रहते हैं। जब-जब चुनाव आएगा ये सब चीज़ें उबाल में रहती है। तो हम कई लोग तर्क देते हैं कि इस तरह के मुद्दे निरंतर राजनीति में कायम है और कायम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उस समय जो खत्म हो जाएँगे। चलिए, आर्थिक नियोजन है जो पीछे छूट जाता है दोस्तों। अगर बार-बार चुनाव होते हैं तो आपकी जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग है जो पीछे जो छूट जाती है। चुनाव होने से आर्थिक समीकरण ये भी है, एक चीज़ बहुत बड़ी पॉइंट है जो बताने जा रहे हैं दोस्तों और ये हम मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं मिला होगा। एक चीज़ कहा जाता है कि भारत में गरीबी की जनसंख्या आप जानते हैं गाँव में है, सबसे ज़्यादा है। तो एक कहा गया है कि चुनाव जो होता है, उसमें राजनीतिक दल जो अपना पैसा खर्च करते हैं, वो गाँव में जाते हैं वोट माँगने के लिए। तो उससे क्या होता है कि गाँव की इकोनॉमी है जो रिवाइव करती है। रिवाइव इसलिए करती है कि वहाँ जाएँगे तो निश्चित रूप से जो वहाँ खर्च होगा और कौन करेगा? बैनर छपवाना है, पानी लाना है, समोसा खिलाना है, ये सब चीज़ कौन करेंगे? ये नीचे तबके के लोग हैं जो करते हैं। तो उनकी है जो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था है जो कहीं न कहीं है जो बढ़ती है। इसीलिए कहा गया कि गरीबों के बीच राजनीतिक दल का पैसा आर्थिक मजबूती के लिए सकारात्मक है, इसलिए राजनीतिक दल जनता के बीच इसी बहाने आते रहते हैं। तो इससे है जो गरीबों का है जो एक रिवाइव होता है, इकोनॉमी है जो रिवाइव होती है। दूसरा चीज़ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने में राजनीति अगर बार-बार चुनाव होते हैं, तो एक ये भी तर्क कहा जा सकता है कि एक सबसे है जो सकारात्मक चीज़ हम इसको लेकर चलते हैं। तो निश्चित रूप से इस चीज़ को हम पॉइंट को वैलिड और डंके की चोट पर कह सकते हैं कि ये सही चीज़ है। हम भी गाँव में रहते हैं, हमको भी पता है कि जब चुनाव आता है तो किस प्रकार से जो जेब है जो भरा रहता है। कुछ न कुछ है जो मिलते रहता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक सकारात्मक परिणाम है। वोटर अपना मतदान एक ही बार प्रयोग करेगा। अगर एक बार चुनाव होगा तो एक ही बार परिणाम करेगा। वोटिंग मशीन वीवीपैट की संख्या 3 गुनी करनी होगी और एकल मतदाता सूची है जो बनाना होगा। चलिए, कुछ संवैधानिक प्रावधान जिस पे है जो क्या-क्या है जो संविधान में है जो चर्चा क्या है जो उसमें बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 83 और 85 जो है, थोड़ा हम कलर को चेंज कर लेते हैं। 83 और 83 है और 85 है दोस्तों, ये है जो इसमें है जो कहता है कि लोकसभा के कार्यकाल की पहली बैठक माने अवधि की बात करता है। 83 है जो आपका लोकसभा के लिए करेगा, लोकसभा की अवधि की बात करता है और 85 जो है दोस्तों, ये है जो लोकसभा भंग करने की है जो बात करता है। ये है जो लोकसभा है जो भंग करने की बात करता है। तो इस सब में है जो परिवर्तन करने की ज़रूरत होगी। ये तो दोस्तों लोकसभा से हो गया। अब है जो विधानसभा से आ जाइए, तो 172 सेम है जो 172 में भी है जो अवधि
कार्यकाल की है जो बात की गई है, और है जो फिर है जो भंग करने की बात की गई है 174 में। तो 83, 85, 172, 74 और 356 जो है, आप जानते हैं कि संवैधानिक मसौदे की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है जो होता है, तो इसमें भी है जो चेंज करने की है जो जरूरत है। तीसरा है जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 है, इसमें भी चेंज करने की जरूरत है। चौथा है दल बदल अधिनियम, उसमें भी है जो चेंज करने की है जो जरूरत पड़ेगी। तो ये सब है जो संवैधानिक प्रावधान है जिसको है जो चेंज करने की है जो जरूरत है जो पड़ेगी। जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता वाले 1999 के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जो मैंने बताया था। 2015 में संसदीय स्थायी समिति और 69वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने का समर्थन को दोहराया है। जनता का पैसा बचाए, बार बार होने वाले चुनाव से लगने वाले भारी खर्च कम करेगा, और जिसे प्रशासनिक ढांचे सुरक्षा बलों का, जानते हैं कि हमारे क्या है जो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ है जो अर्धसैनिक बलों की है जो तैनाती की जाती है। तो क्या अभी क्या होता है कि एक कंपनी वहाँ गई, वहाँ चुनाव करा के वहाँ जाती है, तो एक साथ है जो इतना अपना जो अर्धसैनिक बलों को लगाना भी कहीं ना कहीं है जो समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो प्रशासनिक ढांचे बने, ब्यूरोक्रेट्स जो रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ सुरक्षा बलों के कम कर भारी जनशक्ति को है जो कम करेगा, जिससे हर चुनाव में होने वाले तैनात करना पड़ता है उसको है जो कम करेगा दोस्तों। जरूरत भी है कि मान लीजिए कि इतनी बड़ी कंपनी को भी है जो आपका इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, तो सरकारी नीतियों के समय समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और चुनावी सुनिश्चित करें कि सत्तारूढ़ पार्टी लगातार चुनाव मोड में रहने के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित है जो करे। तो ये है जो दोस्तों है जो एक देश एक चुनाव के बारे में है जो हमने है जो बताने का है जो प्रयास किया, और मुझे लगता होगा कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो।